हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेबी स्टडी हब। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और प्रिपरेशन में लगे होंगे एग्ज़ाम की। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपीटीजीटी, यूपीपीजीटी, केवीएस, एनबीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो है विलियम वर्ड्सवर्थ जी की द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके पास में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल सकें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की हमारी वीडियो। तो फ्रेंड्स, अभी पहले इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये हमारी वीडियो आज जो हमारा टॉपिक है वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, तो ये फ्रेंड्स इसका जो सब्जेक्ट होने वाला है वो है कि जो मनुष्य ने प्रकृति के प्रति उसने अपनी क्या मतलब अपनी जो थिंकिंग है वो क्या बना ली है। ठीक है, तो इस पोएम में फ्रेंड्स क्या है कि मनुष्य ने धन और भौतिक लाभ के लिए अपनी आत्मा और इंसानियत को त्याग दिया है, वर्ड्सवर्थ जी का ये मानना है। और मनुष्य ने अपने प्रकृति से जो संबंध हैं उनको क्या बना लिया है, इंटरेस्ट नहीं रहा है उन्हें प्रकृति में। ठीक है, तो जैसे कि पहले लोग बहुत ज़्यादा प्रकृति से लगाव करते थे, लेकिन जो आज का टाइम है वो उसमें नहीं करते हैं। तो ये वर्ड्सवर्थ जी का मानना है। ठीक है, तो वो कोई मैसेज देना चाहते हैं प्रकृति को लेकर के इस पोएम के थ्रू। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो वर्ड्सवर्थ जी मानते हैं कि मनुष्य ने प्रकृति से प्रेम तो खत्म कर ही दिया, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने जो इंसानियत होती है, जो मानवता होती है, उसको भी, उसके भी सही अर्थ और उद्देश्य को भी खो दिया है। तो फ्रेंड्स, ये ही टोटल इसका जो मतलब हमारी सिनॉप्सिस है इस पोएम की। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इज अ सोनेट बाय इंग्लिश रोमांटिक पोएट William Wordsworth. In it, Wordsworth criticized the world of the first industrial revolution for being absorbed in materialism and distancing itself from nature. Composed 1802, the poem was first published in poem in 2 volumes 1807. Like most Italian sonnets, its 14 lines are written in iambic pentameter. तो फ्रेंड्स, ये जो पोएम है हमारी, ये एक सोनेट है। ठीक है, जो वर्ड्सवर्थ जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इन इट वर्ड्सवर्थ क्रिटिसाइज द वर्ल्ड ऑफ फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और इसमें मटेरियलिज्म में लीन होने और खुद को प्रकृति से दूर करने के लिए पहली औद्योगिक जो क्रांति आई थी, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था। ठीक है, तो पहली औद्योगिक क्रांति की दुनिया की आलोचना करते हैं इसमें वर्ड्सवर्थ। ठीक है, जो औद्योगिक क्रांति आई है उसने कैसे मनुष्य को प्रकृति से दूर कर दिया है, ये सभी बातें हमारी इस पोएम में होने वाली हैं। Composed 1802, the poem was first published in poem in 2 volumes 1807. तो फ्रेंड, जो पोएम है वो 1802 में पब्लिश की कंपोज की गई थी, लेकिन जो पब्लिश हुई है वो 1802 पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स जो कलेक्शन है इनका, उस पोइटिक कलेक्शन में इनकी ये पोएम पब्लिश हुई है। लाइक मोस्ट इटालियन सोनेट्स, इट्स 14 लाइन्स आर रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे मोस्टली इटालियन सोनेट्स होते हैं तो इसमें भी ऐसे ही 14 लाइन्स हैं और जिन्हें लिखा गया है आयम्बिक पेंटामीटर में। तो फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स थीम की। तो थीम ऑफ द पोएम, इन द अर्ली 19th century, Wordsworth wrote several sonnets blasting what he perceived as the decadent material cynicism of the time. The world is too much with us is one of those works. It reflects his view that humanity must get in touch with people to progress spirituality. तो फ्रेंड्स, अगर थीम की बात करें तो जो ये 19th सेंचुरी की जो स्टार्टिंग हुई है, तो वर्ड्सवर्थ ने कई सोनेट लिखे थे। ठीक है, जो कई सोनेट्स ऐसे लिखे हैं वर्ड्सवर्थ ने यहाँ पे, जो कि हमारे
किससे रिलेटेड हैं? उस समय के पतनशील भौतिक निंदक के रूप में माना जाता है, डिकेडेंट मटेरियल साइनिसिज्म ऑफ द टाइम इनको। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स ये बात करते हैं प्रकृति की, और ये जो मतलब जी हमारा क्या बोलते हैं, जो भौतिक जो मतलब कि तुम्हारा रिवॉल्यूशन चल रहा है, जो तुम्हारी क्या बोल सकते हैं, औद्योगिक क्रांति चल रही हैं, तो उन सभी चीज़ों के खिलाफ थे, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो प्रकृति है वो आहत होती है, कहीं ना कहीं हम प्रकृति से दूर चले जाते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स हम आज के टाइम में देखते हैं कि नए नए मेट्रो स्टेशन बन रहे हैं, नई नई मतलब टेक्नोलॉजी आ रही हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं नेचर का बहुत ज़्यादा हनन हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इज वन ऑफ दोज वर्क्स इट रिफ्लेक्ट्स हिज व्यू दैट ह्यूमनिटी मस्ट गेट इन टच विद पीपल टू प्रोग्रेस स्पिरिचुअलिटी। तो फ्रेंड जो हमारी पोएम है इन्हीं कार्यों में से एक है जिनमें वर्ड्सवर्थ के विचारों को जो दर्शाता है कि आध्यात्मिक रूप से जो प्रोग्रेस हमें करनी है, ठीक है, आध्यात्मिक रूप से प्रोग्रेस करने के लिए मनुष्य में क्या होना जरूरी है, ह्यूमनिटी का होना जरूरी है, मनुष्यता का होना भी जरूरी है। अभी देखो फ्रेंड्स, जब पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, कहीं ब्रिज बना रहे हैं, कहीं मेट्रो निकल रही है, कहीं से ट्रेन के स्टेशंस निकल रहे हैं, हर रोज अभी जैसे नोएडा में एक एयरपोर्ट बन रहा है, तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स वो जो उस एरिया का होगा, जो उस डेवलपमेंट एरिया का होगा, वहाँ से सारे के सारे पेड़ पौधे, खेत और ये सारी प्राकृतिक चीज़ें एकदम से हटा दी जाएंगी। तो फ्रेंड्स इसका कहीं ना कहीं कैसे प्रकृति पे पूरा का पूरा असर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यही मतलब उस टाइम पे देखो वर्ड्सवर्थ कितने मतलब कि क्या बोल सकते हैं, दार्शनिक थे, फिलोसफर थे कि वो उस टाइम पे इन चीज़ों को देख रहे हैं। देखो ठीक है, वो 90th सेंचुरी में देख रहे हैं और आज हम 21st में देख रहे हैं, तो तब भी वो चीज़ें हैं। तो वो उस टाइम पे भी इतनी अच्छी सोच रखते थे वर्ड्सवर्थ कि प्रकृति को बचाना है। हमें पोएम से अलग भी हमें भी मतलब सोचना चाहिए इस चीज़ को लेकर के कि हाँ हमें प्रकृति के खिलाफ मतलब नहीं जाना चाहिए, प्रकृति को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर हम फॉर्मेट की बात कर लेते हैं, द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम इज ABBA CD. This Italian or Petrarchan sonnet uses the last 6 lines sestet to answer the first 8 lines octave. The first 8 lines octave are the problems and the next 6 sestet are the solution. तो फ्रेंड जो यूजुअली हमारे इसमें होता है वही है। इस पोएम की जो राइमिंग स्कीम की बात करें फ्रेंड्स, तो वो है ABBA CD. ठीक है, तो ये इटालियन या पेट्रार्कन सोनेट का यूज है, जिसमें कि हमारी जो 6 लाइन है ना, जो लास्ट की 6 लाइन है, द लास्ट 6 लाइन ऑफ सेस्टेट, वो आंसर करती हैं किसका, फर्स्ट 8 लाइंस का, जो कि हमारा ऑक्टेव है उसका उत्तर देती हैं हमारी लास्ट की जो सेस्टेट की 6 लाइंस हैं। ठीक है, पहली 8 जो लाइन है फ्रेंड्स, फर्स्ट 8 लाइंस आर द प्रॉब्लम्स, ठीक है, एंड द नेक्स्ट 6 आर द सॉल्यूशन। जो ऑक्टेव हैं उनमें एक प्रॉब्लम को क्रिएट किया गया है, प्रॉब्लम बेस्ड हैं कि क्या क्या परेशानियां चल रही हैं सोसाइटी में, प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ हो रही है, और जो नेक्स्ट हैं वो हैं 6 लाइन हमारी सॉल्यूशन। तो वर्ड्सवर्थ यहाँ पे सॉल्यूशन भी दे रहे हैं कि लोगों को कैसे प्रकृति को का रख रखाव करना चाहिए, कैसे उसे बचाना चाहिए। ठीक है, the poem expresses a revolt against the Industrial Revolution and criticizes the materialistic approach of man. It also criticizes ignoring nature. Little we see in nature that is ours. There is escapism in the sestet of sonnet, and poet wishes to be a pagan than a modern man. तो फ्रेंड्स ये जो ये हमारी पोएम है वो औद्योगिक क्रांति के टोटली क्या है, अगेंस्ट है, खिलाफ है। ठीक है, रिवोल्ट अगेंस्ट अ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। और जो वर्ड्सवर्थ जी हैं वो क्या करते हैं, एक विद्रोह करते हैं इस औद्योगिक क्रांति के खिलाफ, तथा मनुष्य के भौतिकवादी दृष्टिकोण की भी आलोचना करते हैं। इट ऑल्सो क्रिटिसाइज इग्नोर नेचर। ठीक है, और वो
वर्ड्सवर्थ जो हैं वो नेचर की अनदेखी की भी आलोचना करते हैं, और वो क्या कहते हैं, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ अवर्स। ये कहते हैं कि प्रकृति में जो कुछ भी हम देखते हैं वो सब हमारा है, उस पर हमारा हक है ना। इस पोयम की बात करें तो इस पोयम के सेस्टेट में कभी एस्केपिज्म मतलब कि पलायनवादी विचारधारा में चले जाते हैं, ठीक है। और वो क्या कहते हैं, जो पोइट है वो उनका मानना है, पोइट मॉडर्न मैन के, जो मॉडर्न मैन है हमारा, जो आधुनिक मानव है, उसके बदले वो एक पैगन बनना चाहते हैं। पैगन फ्रेंड्स क्या होता है, पैगन क्या है हमारा, पैगन है अ पर्सन हु इज़ नॉट रिलीजियस हु वर्शिप्स अर्थ और नेचर, ठीक है। तो वो मतलब किसी देवी देवता में, किसी अल्लाह में, किसी गॉड में, या फिर किसी क्रिश्चियन माइथोलॉजी, मतलब किसी को भी नहीं मानता है। वो सिर्फ और सिर्फ किसकी पूजा करता है, अर्थ को मानता है और नेचर को मानता है। तो यहाँ पे वर्ड्सवर्थ जी कहते हैं कि मैं इस आधुनिक मानव से तो पैगन बनना पसंद करूँगा, जो किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी में एक्टिव नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रकृति को पूजता है, वो सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी को मानता है, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स कि चीज़ें समझ में आई होंगी कि इसमें क्या कहना चाहते हैं वर्ड्सवर्थ जी। अब फ्रेंड्स कुछ चीज़ें अगर रह भी गई होंगी, कोई मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने प्रॉब्लम्स को रखा है और उनके सॉल्यूशंस बताए हैं, ठीक है। तो लेकिन फ्रेंड्स उनका एक जो मैसेज है वो बहुत ही पॉजिटिव मैसेज था उस टाइम पे भी, और आज के टाइम में ये मतलब जो पोएम है हमारी कितनी बहुत ज़्यादा मतलब हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। तो अब कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस को। अगर कुछ चीज़ें रह भी गई होंगी तो फ्रेंड्स क्वेश्चंस के थ्रू एकदम से क्लियर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इज अ सोनेट बाय इंग्लिश पोइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि किसके द्वारा लिखा गया है, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स किसके द्वारा लिखा गया है, ये है हमारा विलियम वर्ड्सवर्थ जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएम वाज कंपोज्ड इन ईयर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किस ईयर में कंपोज किया गया था, 1798, 1799, 1800, 1802। तो फ्रेंड्स कंपोज किया गया था 1802 में और पब्लिश किया गया है 1807 में, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में, ठीक है। तो आफ्टर 5 ईयर्स इसे पब्लिश किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर। सॉरी ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है फ्रेंड्स, इट वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किस ईयर में पब्लिश किया गया था, 1807 में। अभी हम बात कर ही रहे थे, वही क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आर द गॉड्स मेंशन्ड इन द पोएम। तो फ्रेंड्स जो पोएम में कौन कौन से गॉड को इन्होंने इंक्लूड किया है, ठीक है, कौन कौन से गॉड को इन्होंने मेंशन किया है। प्रोटियस एंड टाइटन, क्रोनोस एंड डायने, एरोस एंड एथेना, एफ्रोडाइट एंड हेस्टिया। तो फ्रेंड्स क्या होगा करेक्ट आंसर, गेस कीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोटियस एंड टाइटन को इन्होंने इंक्लूड किया है इस पोएम में। व्हाट इज द सेंट्रल पर्पज ऑफ दिस पोएम। यहाँ पे पूछा गया है कि पोएम का सेंट्रल पर्पज क्या है। To let people know that the speaker has hope for a better future, to convey the fear that humans have the potential to fall behind the grace, beauty and nature, to link the relationship that nature has with the eventual degradation of humankind या फिर none of these। तो फ्रेंड गेस कीजिए क्या होगा करेक्ट आंसर, जो एग्जैक्ट आंसर है क्या होगा, गेस कीजिए फ्रेंड्स जल्दी से। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टू लिंक रिलेशनशिप दैट नेचर हैज विद द इवेंचुअल डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमन काइंड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज
वॉट डज द स्टोरी फोकस ऑन। तो फ्रेंड्स जो स्टोरी है पोएम की वो किस पर फोकस करती है, ठीक है, ये पूछा गया है। टेकिंग लाइफ फॉर द ग्रांटेड, द विंड ऑलवेज होलिंग, गिविंग अवर हर्ट्स अवे, द सी एंड हर बोसम। तो फ्रेंड्स क्या है इसका करेक्ट आंसर, गैस कीजिए जल्दी से। तो फ्रेंड्स इसका जो थीम है वो है टेकिंग लाइफ फॉर ग्रांटेड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोएम कंपेयर द विंड टू। यहाँ पे पूछा गया है कि जो पोएम है वो व्हाट डज द पोएम कंपेयर द विंड टू, स्क्रीमिंग रोड्स, बर्ड सिंगिंग, स्लीपिंग फ्लावर्स या फिर रेन से। विंड को किससे किया है कंपेयर, ये पूछा गया है। क्या होगा फ्रेंड्स करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स इन्होंने विंड को किया है स्लीपिंग फ्लावर से कंपेयर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट लाइन डज द स्पीकर सजेस्ट दैट वी आर कंसर्न्ड विद मटेरियल्स। इनमें से कौन सी लाइन है जो सजेस्ट करती है, जिसमें स्पीकर सजेस्ट करते हैं दैट वी आर कंसर्न्ड विद मटेरियल्स। लिटिल विल वी शी इन नेचर दैट इज अवर्स, गेटिंग एंड स्पेंडिंग we lay waste our powers, we have given our hearts away a sordid boon, the world is too much with us late and soon। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर फ्रेंड्स यहाँ पर, गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट अवर पावर्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द सी गिव टू द मून। जो समुद्र है वो मून को क्या देता है, हर लाइट, हर स्पेस, हर वूसम, हर बॉडी। तो फ्रेंड्स क्या देता है, हर बोसम। इसका मतलब है फ्रेंड्स अपना जो क्या कह सकते हैं अपनी गोद देता है, मतलब अपने जो ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो समुद्र है, जैसे कि हम किसी भी समुद्र, जैसे हम किसी बीच पे जाके देखते हैं तो क्या होता है कहीं ना कहीं, जैसे हम इवनिंग टाइम में देखेंगे कि जो समुद्र है वो उसके समुद्र के बिल्कुल ऊपर जो है वो मून दिखाई पड़ता है और क्या देता है, वो उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। ऐसा करके इन्होंने यहाँ पे पर्सोनिफाइड किया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू द पर्सोना वी आर आउट ऑफ, according to the persona we are out of time, we are out of food, we are out of money, we are out of tune। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, we are out of tune, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज थीम गिविंग अप नेचर फॉर मटेरियलिस्टिक थिंग्स एंड हाउ इट हैज चेंज्ड पीपल। यस इट इज ट्रू, इट्स रॉन्ग, समटाइम ओके या नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स क्या होगा थीम, गिविंग अप नेचर फॉर मटेरियलिस्टिक थिंग्स एंड हाउ इट चेंज पीपल। ये सही थीम है या नहीं, यस इट इज़ करेक्ट थीम। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर, वो हो जाएगा यस इट इज़ ट्रू। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द स्टोरी फोकस ऑन। तो फ्रेंड्स ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सॉरी फॉर दैट, टेकिंग लाइफ फॉर ग्रांटेड हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम हैज़ टोटल वर्सेस 12 लाइन्स, 14 लाइन्स, 26 लाइन्स, 25 लाइन्स। फ्रेंड्स यहाँ पे ये 14 है, बाई मिस्टेक टाइप हो गया है, तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 14 लाइन्स हैं यहाँ पे, 14 वर्सेस हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। आगे चलते हैं। द पोएम फोकसेज ऑन द लिंकिंग द रिलेशनशिप दैट नेचर हैज़ विद द इवेंचुअल डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमन काइंड, टेलिंग द लव ऑफ ए चाइल्ड टू हिज मदर, बोथ या फिर नन ऑफ दीज। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्या टेलिंग द लव ऑफ ए चाइल्ड टू हिज मदर है इसकी थीम। तो फ्रेंड्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ओनली एंड ओनली है ए,
linking the relationship that nature has with the eventual degradation of humankind. Option number A is correct here. Now come to the next question. What does the poem start with? जो पोएम है हमारी वो स्टार्ट होती है फायर इन अ ब्लेज, अटैक इन अ ब्लेज, वेडिंग या फिर फ्लड इन अ ब्लेज। जो पोएम है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है फ्रेंड्स, गैस कीजिए क्या होगा करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स फ्लड इन अ ब्लेज, एक गांव में फ्लड आती है, वहां से ही हमारी ये स्टोरी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। द स्पीकर addresses the moon, sun and flowers as references to nature compared to in the poem animals, man-made things, mankind या फिर none of these। तो क्या होगा फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा मैनकाइंड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द next question. The speaker feels that people are content with the way that they have been blissfully and ignorantly living their lives with which distresses him. The speaker feels that people are content with the way that they have been blissfully and ignorantly living their lives which जो कि करती है पोइट को क्या करती हैं, ये सभी चीज़ें क्या करती हैं, प्लीज, जॉयस, एनलाइटेंस या फिर डिसअपॉइंट्स। तो फ्रेंड्स ये सभी चीज़ें राइटर को क्या कर देती हैं, डिसअपॉइंट्स कर देती हैं, दुखी कर देती हैं, निराश कर देती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मीटर ऑफ द पोएम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि मीटर क्या है पोएम का, आयम्बिक मीटर, डेक्टिलिक पेंटामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स क्या होगा करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज आयम्बिक पेंटामीटर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट here. Now come to the next question, and next question is the speaker wishes to have what type of background। तो जो स्पीकर है वो किस टाइप का बैकग्राउंड जो है वो पसंद करते हैं, क्या बनना वो चाहते हैं, अ पेगन, अ कैथोलिक, अ ग्रीक या फिर अ लोइन। क्या होगा करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स वो क्या बनना चाहते हैं, एक पैगन बनना चाहते हैं। और पैगन क्या होता है वो मैंने बता ही दिया। पैगन क्या होता है, जो किसी भी रिलीजन में बिलीव नहीं करते हैं, वो इंसानियत को मानते हैं, मानवता को मानते हैं, नेचर को मानते हैं, प्रकृति को मानते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। उनके लिए वर्ड्सवर्थ ने देखो इंसानियत की बात की है कि इंसान को मानो, बस वही मतलब कि हमारा धर्म है। ठीक है, now come to the next question and last question of the day. How many lines are in the poem। तो यहाँ पे पूछा गया है कि पोएम में कितनी लाइन्स हैं फ्रेंड्स, 13 लाइन्स, 16 लाइन्स, 14 लाइन्स या फिर 22 लाइन्स। तो फ्रेंड्स पोएम में 14 लाइन्स हैं जिन्हें कि आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया था। ठीक है, ठीक है, और जिसमें से कि 8 हमारे क्या हैं, जो 8 लाइन्स हैं वो हमारी आंसर देने के लिए हैं, सॉरी 8 लाइन्स जो हैं वो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, और जो 6 लाइन्स हैं वो एक हमारा सॉल्यूशन है जो सेस्टेट है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। तो फ्रेंड्स आई होप कि इस पोएम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपके क्लियर हुए होंगे, और जो इसकी थीम है वो भी आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट में कर बता सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और अगर आपकी कोई भी डिमांड है टीजीटी, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी से रिलेटेड किसी भी राइटर की, तो फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर से बोल दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो उसी पे बना देंगे। अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, और इसके पास में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग मी।